गुड मॉर्निंग। टॉपिक बोर्ड पे लिखा हुआ है जो कि आप देख रहे हैं CSIR। पहले मुझे ये बताइए कि जो CSIR है ये एस्टेब्लिश कब किया गया? सितंबर 1942। ऐसा क्या जरूरी था कि मतलब CSIR को एस्टेब्लिश किया गया? कुछ तो उस समय जरूरत हुई होगी, तब इतने रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट को एस्टेब्लिश किया गया। तो सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि साइंस और टेक्निक पर या टेक्नोलॉजी पर क्यों जवाहरलाल नेहरू का, जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, उनका फुल फोकस रहा है। सबसे पहली बात हम देखेंगे कि इंडिपेंडेंस से पहले कंडीशन क्या थी यहाँ की। क्लियर? अब आप लोगों ने ऐसे देखा होगा, जब हम लोगों को आजादी मिली थी, क्या हमारी कंडीशन बहुत अच्छी थी? नहीं थी। तो क्या क्या इंडिया प्रॉब्लम फेस कर रहा था? सबसे बड़ी बात पॉवर्टी। वी आर अमंग द पुअरेस्ट नेशन। दूसरी प्रॉब्लम क्या लगती है कि क्या हो सकती है इंडिया के सामने? इंडिया की जीडीपी जो कि बहुत कम थी, जस्ट 2.7 लाख करोड़ इन रुपीज, नॉट इन डॉलर। 2.7 लाख करोड़ जीडीपी। इसके अलावा और क्या फैक्टर थे? हम लोग की जो हेल्थ थी वो क्या थी? बहुत खराब क्वालिटी की थी। एजुकेशन थी, प्रॉपर एजुकेशन थी लोगों के पास? नहीं थी। और फैक्टर मिला ना? तो इन सब के लिए जरूरी था कि ह्यूमन रिसोर्स में पैसा इन्वेस्ट किया जाए। और ह्यूमन रिसोर्स के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए आप लोग किस में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो? ऑब्वियस ही बात है, साइंस और टेक में। जब तक विज्ञान का विकास नहीं होगा किसी भी देश में या किसी भी राष्ट्र में, ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट करना इम्पॉसिबल है। क्लियर? इसलिए जवाहरलाल नेहरू जी ने CSIR जैसे इंस्टीट्यूट में इन्वेस्ट करने का सोचा, उसका विकास करने का सोचा, उसके डेवलपमेंट के बारे में सोचा। अब नेक्स्ट कुछ इसमें प्रमुख बातें जानते हैं। CSIR जैसे मैंने लिखा है कि इसकी स्थापना कब हुई है? सितंबर 1942 में। अगर इसकी जो स्थापना स्टार्ट हुई थी 5 लैब के साथ, लेकिन अगर आज बोले तो CSIR के पास कितने लैब हैं? 37 लैब्स। CSIR के पास अभी प्रेजेंटली 37 लैब हैं। और ये डिफरेंट लैब है। ऐसा मन नहीं है कि ये सिर्फ बायो से ही जुड़े हुए लैब है, या केमिस्ट्री से जुड़े हुए लैब है, या फिजिक्स से जुड़े हुए लैब हैं। इसमें 11 लैब सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेड हैं बायोलॉजी के लिए। क्लियर? 9 लैब केमिस्ट्री के हैं, 10 लैब इंजीनियरिंग साइंस से और 5 लैब फिजिक्स से जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा 2 लैब तुम्हारे इंफॉर्मेशन साइंस से जुड़े हुए हैं या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। CSIR सिर्फ साइंस जैसे बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन्हीं सब पे नहीं, ये ओशन पे भी रिसर्च करता है। अगर संक्षेप में बात की जाए कि आज तक इसका हमारे यहाँ पे क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, तो आप लोगों ने सोलर ट्री का नाम सुना होगा। सोलर ट्री का आपको शायद ध्यान में होगा। बात हम लोग सोलर पावर में रिच होने की करते हैं। अगर आप एक फार्म में सोलर पैनल इस तरह से लगाएंगे, आप इमेजिन कीजिए कि कितनी जगह लेगा। ये जगह लेगा या नहीं लेगा? लेकिन CSIR एक नए इनोवेशन के साथ आया, जहां पे हम लोगों ने क्या किया? सोलर पैनल्स को ऐसे ट्री के रूप में लगाया था। कुछ याद आया? आप लोगों ने डायग्राम देखा होगा। दिस इज द डायग्राम। यस, सोलर ट्री के लिए। क्लियर? ये इसका एक कंट्रीब्यूशन हो गया। मैं कुछ आपको रैंडम कंट्रीब्यूशन बताऊंगी, उसके बाद हम लोग क्रम से बात करेंगे इसके कंट्रीब्यूशन के बारे में। दूसरा सबसे बड़ा इसका कंट्रीब्यूशन था कि आप लोगों ने वोट दिया होगा। मैं मानती हूँ कि आप लोग 18 साल से ऊपर के हो। आप लोग ने वोट दिया होगा। आपको याद होगा कि एक इंक लगाई जाती है ब्लू कलर की, ब्लैक कलर की, लगती है ना उंगली में। आप उसको किसी चीज से भी छुड़ा लो, छूटेगी? नहीं छूटती है ना? क्या होता है?
किस चीज से बनी होती है इंक? सिल्वर नाइट्रेट से। जो वोटिंग में जो हम लोग को इंक लगाई जाती है वो सिल्वर नाइट्रेट की बनी होती है। और इसकी इन्वेंशन का, या कहना चाहिए इसको बनाने का क्रेडिट किसको जाता है? CSIR। तो सिर्फ बात इस इंक को बनाने की नहीं है, बात है कि अगर ये इंक नहीं रहती तो क्या देखा गया था? एक्स नाम का व्यक्ति वोटिंग पोल 1 में भी वोट जाके दे रहा है, वोट 2 में भी वोट जाके दे रहा है, वोट 3 में भी वोट जाके दे रहा है। क्योंकि हमारे देश में क्या होता है, क्या इलेक्शन एक ही फेज में कंप्लीट होते हैं? नहीं, इलेक्शन कई फेजेस में होते हैं, 5 to 6 to 7 डिपेंड करता है स्टेट पर और आपके नेशन पर। ठीक है। नाउ अब क्या है कि इस व्यक्ति के हाथ में जो इंक लगी है वो एक दिन में तो रिमूव नहीं हो जाएगी, लगाई होगी तो 10 से 12 दिन तक रह जाती है, धीरे धीरे करके हटती है वो इंक। अब इससे क्या हो रहा है, इस इंक से एक फेयर इलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो सिर्फ एक CSIR एक इंक ही नहीं बनाया है, इसने तुम्हारे फेयर इलेक्शन को भी सपोर्ट पहुंचाया है, किया है ना। दूसरा, हम लोगों ने देखा था कि जब कोविड के टाइम में CSIR का कंट्रीब्यूशन ड्रग्स में, वैक्सीन में, रिसर्चेस में शायद हमें नहीं मालूम चलता है, लेकिन आए दिन इसमें हमेशा रिसर्च होते रहते हैं, डेली बेसिस पर होते रहते हैं, कई बीमारियों के लिए होते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं HIV के बारे में बताना चाहूंगी कि HIV में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है, उसकी मेडिसिन में बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसके अलावा आप लोगों ने लेदर इंडस्ट्री का नाम सुना होगा, सुना है? पहले इंडिया में लेदर इंडस्ट्री डेवलप नहीं थी, तो हमें क्या करते थे, हम लोग लेदर को इंपोर्ट करते थे। जिससे क्या होता है कि अगर हम कोई चीज को इंपोर्ट करेंगे तो हम लोगों का क्या होगा, फॉरेक्स बढ़ेगा? नहीं, फॉरेक्स घटेगा, जो कि इकोनॉमिक्स के क्लास में आप लोगों को बताया भी गया है ना। अगर हम लोग खुद से लेदर इंडस्ट्री डेवलप करेंगे तो उसके कुछ फायदे, एक, हम लोग सेल्फ सचिव आत्मनिर्भर बनेंगे इस क्षेत्र में, थोड़ा सा हिंदी भी बोल लेती हूँ, आत्मनिर्भर बनेंगे इस क्षेत्र में। दूसरा, इससे रोजगार के भी नए अवसर जनरेट करेंगे ना। लेदर इंडस्ट्री में जो सबसे बड़ा रोल प्ले किया उसको डेवलप करने के लिए CSIR ने। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगी कि जो अमूल इतनी सक्सेसफुल है ना, सक्सेसफुल स्टोरी ऑफ अमूल, उसमें इसका कंट्रीब्यूशन किसका रहा है? CSIR का रहा है। आप पूछोगे कैसे? बफेलो मिल्क को पाउडर में कन्वर्ट करने की टेक्नोलॉजी को किसने प्रमोट किया इंडिया में? CSIR ने। देखा होगा कि ऐसा नहीं होता है कि लोग आते हैं उसमें मिल्क फार्मर्स देते हैं और उनको पैकेट में सील करके हम लोगों को बेच दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। पहले उसको कन्वर्ट किया जाता है पाउडर में, तब उसको दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट करके तब हम लोगों को बेचा जाता है। इसका प्रॉफिट ये होता है कि जो सेल्फ लाइफ होती है वो क्या होती है, मिल्क की इंक्रीज कर जाती है। क्लियर? अभी तक कोई आपको शायद कोई डाउट नहीं हो। नाउ, आपने सुना है पर्पल रेवोल्यूशन के बारे में? किस चीज से जुड़ा हुआ है? लेवेंडर। जम्मू कश्मीर में लेवेंडर की फार्मिंग को प्रमोट कर रही है CSIR। क्लियर? इसके अलावा डिफेंस में रहा है इसका योगदान, इसका एनवायरनमेंट में और योगदान रहा है, ओशन टेक्नोलॉजी में इसका योगदान रहा है। इस तरह से करके CSIR का बहुत सारा योगदान रहा है। अब अगर हम बात करें एक शॉर्ट 75 साल में हम लोगों के साइंस और टेक का क्या स्थिति रही है, तो अनफॉर्चुनेटली जो हम लोग GDP का खर्चा करते हैं सिर्फ 0.7%, नियर अबाउट 0.7%। क्या आपको लगता है कि ये जो GDP का हम लोग 0.7% खर्चा कर रहे हैं ये बहुत अच्छा अमाउंट है हम लोग के देश के लिए? नहीं, आंसर साफ ना है। रीजन, अगर बात की जाए USA की या हमारे पड़ोसी चाइना की या इजराइल की, यहाँ पे क्या देखा गया है? यहाँ पे ये देखा गया है कि वो आप लोग अपने बजट का काफी अच्छा अमाउंट, अच्छा परसेंटेज किस पे खर्चा कर रहे हैं?
साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट पे। ऐसा कहा जाता है कि जो वॉर्स होती हैं वो किस पे है, टेक्नोलॉजी बेस्ड वॉर है। तो इसकी जरूरत है कि हम लोग टेक्नोलॉजी पे अपना इन्वेस्टमेंट को और आगे बढ़ाएं। इसके अलावा फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम किससे सॉल्व हो सकती है, साइंस और टेक की हेल्प से। आपने देखा होगा कि दूध में आजकल विटामिन डी को मिला दिया जा रहा है, विटामिन ए को मिला दिया जा रहा है, आपके गोल्डन राइस में विटामिन ए को मिलाया जा रहा है। इस तरह से करके हम लोग फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। साइबर टेक इसमें रोल है। साइबर टेक में मैं एक और बात बताना चाहती हूँ, आपने सुपर कंप्यूटर परम का नाम सुना होगा। बनाने में किसका कंट्रीब्यूशन है, CSIR का। तो एक आपको मैंने इसके थ्रू एक ओवरव्यू दे दिया है कि CSIR और साइंस और टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट कितनी जरूरी है, क्योंकि बिना साइंस और टेक में आप इन्वेस्ट किए हुए आपके देश का विकास संभव ही नहीं है संभव। जितने भी आप डेवलप कंट्री की बात करें, चाहे इट इज USA हो, इजराइल हो, UK हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, जितने भी आप डेवलप कंट्री का नाम लेते हैं, इवन जापान की बात करते हैं, इवन सबसे छोटी कंट्री हमारी, नॉट सबसे छोटी पर मैं एक छोटी कंट्री का डेवलप एग्जांपल लेना चाहूंगी, ताइवान कितनी छोटी कंट्री है, जस्ट लाइक एन स्टेट। लेकिन ताइवान से चाइना डायरेक्ट क्यों नहीं लड़ रहा है, क्योंकि उसको मालूम है कि टेक्नोलॉजी के फील्ड में ताइवान काफी आगे, इवन वो लीडिंग प्रोड्यूसर है आपके सेमीकंडक्टर का। क्लियर। तो जब तक आपके पास साइंस टेक नहीं होगा, आपके पास इस फील्ड में डेवलपमेंट नहीं आप करोगे, आप डेवलप नहीं होगे, तब तक आपके देश का कंप्लीट विकास होना इम्पॉसिबल है। ठीक है। नाउ कुछ छोटे डिटेल में आपको और बता देती हूँ CSIR के बारे में। ये मुझे बताइए, जो CSIR है ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, जो जनरल लोगों का डाउट होता है, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है। CSIR एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर आती है। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर आती है और ये फंडेड है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसे फंड किया जाता है क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूट को चलने के लिए फंड की जरूरत होती है, तो फंड इसको करती है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फंडिंग मिलती है। नाउ अगर इसकी बात की जाए, इसके टॉप में कौन होगा, किसी भी इंस्टीट्यूट में एक चेयरमैन होता है या फिर एक प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, होते होंगे, कुछ गवर्निंग बॉडी होती है, कुछ एडवाइजरी बॉडी होती है। तो अगर बात की जाए इसके जो प्रेसिडेंट, नॉट द चेयरमैन, प्रेसिडेंट कौन है, इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, तो अभी इनके प्रेसिडेंट कौन होंगे, नरेंद्र मोदी होंगे। और इसके और ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। व्हाट डू यू मीन बाय एक्स ऑफिशियो चेयरमैन या एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट, हम लोग कभी कभी कहते हैं ना एक्स ऑफिशियो, मतलब वाई द वर्च्यू ऑफ दैट पोस्ट, वो इस पोस्ट पे हैं इसलिए वो ऑटोमेटिक क्या है, इसके प्रेसिडेंट भी हैं। नाउ वाइस प्रेसिडेंट कौन होगा, VP, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ द साइंस एंड टेक, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक। इसके अलावा गवर्निंग बॉडी जो इसके हैं डायरेक्टर हैं। CSIR के डायरेक्टर्स के स्टेटमेंट आए, कोविड पे सुना ही होगा, तो वो है गवर्निंग बॉडी के हेड हैं। इसके अलावा इसमें एडवाइजरी बॉडी है जो टाइम टू टाइम एडवाइस प्रोवाइड करती है। ये एडवाइजरी बॉडी जो होती है वो 15 मेंबर्स की होती है। जो इसकी एडवाइजरी बॉडी होती है वो 15 मेंबर्ड होती है। ओके, मेंबर्स होते हैं जिनका टर्म होता है 3 इयर्स, वो 3 साल के लिए ही होते हैं। क्लियर। ये हो गई कुछ CSIR की बातें। अगर एक अंतिम प्रश्न में बताना चाहूंगी आपको कि अगर मान लो कि हम लोगों ने बात की है, हम लोगों ने बात की CSIR के बारे में, हम लोगों ने बात
कि हम लोग को डेवलपमेंट करनी चाहिए या इस फील्ड में हम लोगों को और अच्छा करना चाहिए। लेकिन सवाल तो यही उठता है ना कि ऐसा क्या करें कि अच्छा हो जाए, क्या ऐसा स्टेप उठाना चाहिए कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में हम लोग अच्छा कर सकें। तो कुछ उन मेजर्स की बात करेंगे या कुछ उन स्टेप्स की बात करेंगे। पहले हमें अपने बजट को इंक्रीज करना चाहिए। अभी बताया था हमारा बजट कितना है 0.75%, जिसे कम से कम हम लोगों को 4% लाना पड़ेगा। इसके अलावा हम लोगों को प्राइवेट कंपनीज को या जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उसको मोटिवेट करना पड़ेगा या फिर लिंक करना पड़ेगा कि वो साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्या करें, आए और न्यू इनोवेशन क्रिएट करें। क्लियर? इसके अलावा इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वायरमेंट ऐसे जनरेट करनी पड़ेगी। अभी क्या है, साइंस और टेक जैसा सब्जेक्ट लोग पढ़ते हैं, पास करते हैं, इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि आगे जाके इस फील्ड में बहुत ज्यादा क्या रोजगार नहीं। लेकिन अगर ऐसा इन्वायरमेंट ही हम लोग शुरू से क्रिएट करें जहाँ पे हम लोग के जो यूथ है वो इंटरेस्ट लें कि किस फील्ड में काफी स्कोप है और इस फील्ड में काफी अच्छा किया जा सकता है और हमारा देश, हमारे नेशन इनोवेशन को सपोर्ट करता है, तो सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों को ऐसा शुरुआत से ही एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। क्लियर? इसके अलावा जो साइंस और टेक में सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आती है, लैब की कमी। लैब की कमी है तो हम लोग को और ऐसे लैब्स बनाने पड़ेंगे। इसके अलावा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, हमें दूसरे देशों से टेक्नोलॉजी लेनी पड़ेगी, उसे सीखना होगा और अपनी भी टेक्नोलॉजी नई डेवलप करनी पड़ेगी। ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जिसे हम लोग अपने साइंस और टेक फील्ड में यूज कर सकते हैं। क्लियर? इस पे फिर कभी डिटेल में बात करेंगे। थैंक यू।